आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। हमारा पड़ोसी मुल्क श्रीलंका, जहां हालात लगातार कशीदा हैं लेकिन काबू में है। सदर की रिहाइशगाह के बाहर होने वाले पुरतशद्दुद मुजाहरों के बाद अब श्रीलंका भर में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया है। श्रीलंका एक बड़े माशी बहरान से दोचार है, जो कि जुज़वी तौर पर गैर मुल्की करेंसी के ज़खायर में कमी की वजह से पैदा हुआ है। 2.25 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले इस मुल्क को बड़े पैमाने पर बिजली की लोड शेडिंग, ईंधन, जरूरी अशिया खुर्दनी और अद्वियात की कमी का सामना है, जिसके सबब अवाम का हुकूमत के खिलाफ गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। सवाल यह उठता है कि आखिर श्रीलंका में इस तरह के हालात क्यों और कैसे पैदा हुए, माशी बहरान की असल वजह क्या है और श्रीलंका के मौजूदा हालात के हिंदुस्तान पर असरात कैसे होंगे और क्या श्रीलंका की सरकार, श्रीलंका की इंतजामिया इन हालात पर काबू पा लेगी। ये कई अहम सवाल हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ रॉबिंदर सचदेवा जी फॉरेन एक्सपर्ट हैं, मिताली निकोर जो कि इकोनॉमिस्ट हैं, माहिर माशियात हैं, वो भी इस डिबेट का हिस्सा हैं, प्रोफेसर प्रक्षित मनहास जी इंटरनेशनल अफेयर्स के एक्सपर्ट हैं, आलमी उमूर के माहिर हैं, वो भी इस डिबेट का हिस्सा है। सभी मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। मैं सबसे पहले रॉबिंदर सचदेवा जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। रॉबिंदर जी, जो क्राइसिस श्रीलंका में आया, इसे किस तरह से देखा जाए और क्या यह क्राइसिस अचानक पैदा हुआ या पहले से इस तरह के हालात बन रहे थे? ये क्राइसिस अचानक से तो पैदा नहीं हुआ, ये हालात पहले से बन रहे थे जी। बट हाँ, कोविड ने और रशिया यूक्रेन वॉर ने इस क्राइसिस को जरा तेज कर दिया है जी। इस क्राइसिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर देखा जाए तो ओवरऑल श्रीलंका की सरकार की मिसमैनेजमेंट है पिछले 15-20 सालों से। एक वो, दूसरा हाँ, अभी के कुछ वर्षों में कोविड को लेकर के एज वेल एज कोविड से एक साल पहले जो वो ईस्टर संडे को अटैक हुआ था चर्च पे, राइट, उसको लेके श्रीलंकन इकोनॉमी के टूरिज्म ऑलमोस्ट रुक गया। और श्रीलंका की इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा पोर्शन है टूरिज्म। तो पिछले करीब 2.5-3 साल से टूरिज्म रुका पड़ा है, तो कोई इनवर्ड फॉरेन एक्सचेंज या डॉलर स्पेंडिंग नहीं आ रही है, जो कि हर साल करीब 6-7 बिलियन या 8-10 बिलियन डॉलर आता था। दूसरा ये हुआ है, कोविड के चलते ही श्रीलंका के जो श्रीलंकन वर्कर्स हैं दूसरे देशों में रहते हैं, अरब एमिरेट्स में, यूरोप में, यूएस में, वो भी रेमिटेंसेस भेजते हैं और वो रेमिटेंसेस भी करीब 5-6 बिलियन डॉलर साल की होती है शायद। तो वो रेमिटेंसेस भी कम हो गई हैं क्योंकि कोविड के चलते दूसरी कंट्रीज में भी नौकरियां गई हैं। तो ये दो तो फैक्टर्स रहे इधर। अब इसके ऊपर ये अभी के वक्त में रशिया यूक्रेन वॉर से ऑयल एंड गैस की कीमतें बढ़ रही हैं, वो तो ऑब्वियस है, एक और फैक्टर ऐड हो गया है, राइट। इसके अलावा श्रीलंका के जो एक्सपोर्ट्स हैं, टी एंड स्पाइसेस इत्यादि, वो भी चल रहे थे जैसे भी, बट अब इस रशिया, क्योंकि रशिया एक बड़ी मार्केट है, अबाउट 1/4 एक चौथाई मार्केट श्रीलंकन चाय की मार्केट रशिया और यूक्रेन है, तो वो एक्सपोर्ट मार्केट भी फिलहाल रुका पड़ा है, रुका पड़ा है इनफैक्ट अभी। तो ये तो सारे फैक्टर्स हुए ओवरऑल, बट इस सबसे बड़ा जो मिसमैनेजमेंट का फैक्टर वो यही तो रहा कि श्रीलंका की सरकार लोन लेती रही जी। पिछले 10-15 सालों से लोन लेती रही अलग अलग एंटिटीज से दुनिया भर में, और वो लोन अब इतना बढ़ गया है कि उसकी रीपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। और जो लोन है, जो फॉरेन लोन है, श्रीलंका की इकोनॉमी शायद करीब 80 बिलियन डॉलर थी दिसंबर में, 36 बिलियन डॉलर फॉरेन लोन्स हैं। पर एक मैं क्लैरिफिकेशन यहां देना चाहूंगा, बहुत बार हो रहा है हमारे यहां हर जगह की चाइना के कारण ही श्रीलंका के हालात हैं कि चाइना ने फंसा दिया, ऐसा नहीं है। चाइना के जो लोन है, वो जो टोटल फॉरेन लोन्स हैं उनमें से चाइना के लोन केवल 10% है, ठीक है, ओके, माना इन 10% लोन्स में इनके इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, इनकी पेमेंट जल्दी करनी है, ओके, और जो ये लोन गए हैं कुछ व्हाइट एलिफेंट टाइप प्रोजेक्ट्स, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जिन्होंने कुछ कमाया नहीं, जैसे हम्बनतोता पोर्ट, फिर एक एयरपोर्ट इतना बड़ा बना दिया है कि उसे कहा जाता है दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे खाली एयरपोर्ट। तो इस तरह के कुछ बड़े बड़े प्रोजेक्ट श्रीलंकन गवर्नमेंट ने बनाए चाइनीज सरकार से लोन लेके, ओके।
जिन प्रोजेक्ट्स ने काम नहीं किया। पर याद रखिए, ये जो चाइनीज लोन्स हैं, ये टोटल फॉरेन लोन्स के केवल 10% हैं। आधा लोन तो श्रीलंका ओ करता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, और श्रीलंकन सरकार ने अपना फॉरेन डेट इश्यू करा प्राइवेट इन्वेस्टर्स, राइट। उसके अलावा 15% एशियन डेवलपमेंट बैंक, और फिर जापान और चाइना करीब 10% ईच। तो 36 बिलियन में से करीब 3.5-4 बिलियन चाइना का है, 4-1 बिलियन जापान का है, 5 बिलियन एशियन बैंक का है, इत्यादि। तो चाइना के लोन्स एक फैक्टर रहे हैं, बट मेन फैक्टर नहीं रहा है श्रीलंका के क्राइसिस का। तो बिल्कुल हालात धीरे धीरे एक तरह से बने और अचानक इस तरह के हालात नहीं बने। लेकिन सवाल ये उठता है कि सरकार क्या कर रही थी, एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो क्या कर रहा था। मैं मिताली निकोरी जी आपके पास आऊंगा। मिताली जी, सवाल ये उठ रहा है कि इकोनॉमी जो क्राइसिस है ये धीरे धीरे से पैदा हुआ, लेकिन किसी भी मुल्क में इतना बड़ा अगर क्राइसिस हो तो चीजों पर तो एक नजर रहती होगी कि हमारी इकोनॉमी कहां जा रही है, या महंगाई कहां जा रही है, या हमारे पास जो गोडाउन है या हमारे पास जो स्टॉक है वो कितना है, कंट्री में जो डिमांड है उसके हिसाब से। तो इन चीजों के लिए तो बाकायदा एक्सपर्ट्स होते हैं। फिर कहां पर गलती हो गई, कमी कहां पर रह गई? जी, आई थिंक ये आपने एक बहुत ही अच्छा पॉइंट रेज किया है, और मैं बिल्कुल हमारे सारे पैनलिस्ट के साथ, रविंद्र जी के साथ भी अग्री करती हूँ कि किसी एक कंट्री को आप ब्लेम नहीं कर सकते इस सिचुएशन में कि हाँ ये चाइना की वजह से हुआ, क्योंकि अगर आपकी इंटरनल, हम कहते हैं इकोनॉमिक्स में डेट मैनेजमेंट है ना, कि अगर आपने जो भी बोरोइंग करी है, कहीं से भी करी हो सकती है जी, उस बोरोइंग को आपको मैनेज करना है, इंटरेस्ट पेमेंट्स को मैनेज करना है। अब एक अगर क्राइसिस उनको दिख रहा था कि आ रहा है, कि हाँ हमारी डेट्स जो हैं वो बड़ी होती जा रही हैं, इंटरेस्ट पेमेंट्स बड़ी होती जा रही हैं, तो वो एक टाइमली मैनर में ही उन कंट्रीज को, एशियन डेवलपमेंट बैंक को, IMF को, इन सब इंस्टीट्यूशंस को भी बता सकते हैं, क्योंकि इन सब के पास प्रोविजंस होते हैं, इन सब के पास इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। जब कोई भी कंट्री ऐसे क्राइसिस सिचुएशन में होती है तो उनकी हेल्प करें। और IMF स्पेशली मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगी, क्योंकि IMF ऐसी संस्था है कि कोविड के ड्यूरिंग, जैसे कि रविंद्र जी ने हमें एक्सप्लेन किया कि वन ऑफ द मेन रीजंस कि प्रॉब्लम क्यों आई वाज कोविड। जब कोविड हुआ तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिल गई, और वहां पे सारे सिस्टम्स कोलैप्स होने लगे, बहुत सारे वर्कर्स के रेमिटेंसेस कम हो गए। लेकिन और एक बात यह है कि श्रीलंका की इकोनॉमी का 10% टूरिज्म से आता है। तो टूरिज्म अगर शेक हुआ तो ऑफ कोर्स उसका एम्प्लॉयमेंट का इम्पैक्ट हर जगह होगा, लोगों की जिंदगी पे होगा। तो IMF ने इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए अपनी एक स्पेशल लेंडिंग फैसिलिटी भी स्टार्ट करी थी। तो अब ये तो फिर गवर्नमेंट के ऊपर हो जाता है ना कि उन्हें डिसीजन लेना पड़ेगा कि हाँ हम ऐसी प्रोविजंस को, क्या हम ऐसी स्पेशल फैसिलिटीज को अवेल करें और उनको यूज करें। तो जब अगर उन्होंने ये नहीं किया है तो मैं डेफिनेटली ये कहूंगी कि एक मिसमैनेजमेंट है गवर्नमेंट की तरफ से कंट्री के फाइनेंसेस का। बट दूसरी बात ये भी है जो आई थिंक रविंद्र जी ने अभी हमें नहीं एक्सप्लेन किया, जो मैं ऐड करना चाहूंगी, इज एग्रीकल्चर। श्रीलंका में काफी एम्प्लॉयमेंट आज भी एग्रीकल्चर से ही आता है। बिल्कुल। और वहां पर एक एक्सपेरिमेंट किया गया ऑर्गेनिक फार्मिंग का, जिसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग का एक बहुत ही रैपिड ट्रांजिशन, मतलब बहुत जल्द सारे फार्मर्स को बोला गया कि अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग ले लेंगे तो आपको बहुत सारे सब्सिडी मिलेंगे, आपको बहुत इंसेंटिव मिलेंगे। लेकिन उनकी ट्रेनिंग नहीं करी गई और उससे भी जो प्रोडक्शन है उसको काफी नुकसान हुआ। तो ये भी एक फैक्टर है जो इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट में मैं काउंट करूंगी। बिल्कुल, यानी हालात इस वजह से भी बदले क्योंकि सरकार मिसमैनेजमेंट और सरकार इन तमाम चीजों को एक तरह से समझ भी नहीं पाई। मैं प्रोफेसर परीक्षित सिंह मनाज जी आपके पास आना चाहूंगा। सर, कहते हैं कि अगर पड़ोसी खुशहाल ना हो तो उसके असरात अपने ऊपर भी होते हैं। अब हिंदुस्तान और श्रीलंका का जो रिश्ता है वो तो बहुत करीबी और बिल्कुल पड़ोसी का है। श्रीलंका में इस तरह के हालात हैं, हिंदुस्तान पर इसके किस तरह के असरात आप देखते हैं? सबसे पहले तो नमस्कार। मैं ये कहूंगा कि ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है जो जिस तरह से अभी श्रीलंका में हो रहा है, और ऑब्वियसली जैसे मेरे से पहले दोनों पैनलिस्ट ने कहा
मैं थोड़ा सा उसमें भी ऐड करूंगा, जैसे मिताली जी ने कहा कि मिसमैनेजमेंट है। ऑब्वियसली जब आप प्रोफेशनल्स का प्रॉपर इस्तेमाल नहीं करते किसी भी पॉलिसी मेकिंग में, तो ऐसा कुछ दिखाई देता है। और ये जैसे कि हमारे पहले एक्सपर्ट्स ने भी कहा कि ईस्टर बॉम्बिंग से लेके 2019 से ये सारा कुछ चलता आ रहा था और ये सारी प्रॉब्लम्स बढ़ रही थी। तो मुझे लगता है कि जैसे आने वाले समय में अगर क्राइसिस बढ़ा, और ये अभी तक तो इकोनॉमिक क्राइसिस है, कुछ काफी सारी सोसाइटी में हलचल हो रही है, पॉलिटिकल इम्बैलेंसेस क्रिएट हो रहे हैं वहां पे, तो मुझे लगता है कि काफी साउथ इंडिया में एटलीस्ट काफी इम्पैक्ट पड़ेगा। काफी सारे लोग वहां से निकल के बाहर भी निकलेंगे और इंडिया में रेफ्यूजीज भी आ सकते हैं। इन्फ्लक्स ऑफ आउटसाइडर्स स्पेशली जो हमारा साउथ में है वहां पे हो सकता है, जिसकी वजह से मुझे लगता है एक सोसाइटियल प्रॉब्लम्स भी वहां क्रिएट हो सकती हैं, जो कि एक काफी दिक्कत की बात है। दूसरा, ऑब्वियसली भारत अपने पड़ोसियों के साथ हमेशा से अच्छे संबंध रखता रहा है, और भारत ने अभी तक तकरीबन $2 बिलियन की क्रेडिट लाइन एक खोल दी है, जिसको कि उन्होंने वहां पे श्रीलंका की सपोर्ट के लिए, और इनफैक्ट तकरीबन $500 मिलियन का फ्यूल एंड एड अभी भारत उनको प्रोवाइड कर चुका हुआ है। तो भारत के ऊपर इन अ वे भारत उनकी सपोर्ट तो करने जाएगा, पर हमारी अपनी इकोनॉमी पे भी शायद आने वाले समय में इम्पैक्ट होना शुरू हो जाए, क्योंकि हम उनके सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर भी हैं इन अ वे, और सबसे ज्यादा आउटबाउंड टूरिस्ट भारत से श्रीलंका में ही जाता था। रादर अगर मैं इसको इस तरह पुटन करूं कि श्रीलंका के इनबाउंड टूरिस्ट में, फॉरेन टूरिस्ट अराइवल्स में ब्रिटेन, कनाडा, चाइना और इंडिया ही सबसे ज्यादा वहां पे टूरिस्ट भेजते थे। तो जब भारतीय टूरिस्ट भी वहां जाना बंद कर देंगे, तो इन अ वे वहां पे उनकी इकोनॉमी पे और उनके फॉरेक्स रिजर्व्स पे और इम्पैक्ट होना शुरू हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि वहां पे जो मिसमैनेजमेंट हुई है, उनके फॉरेक्स रिजर्व्स की मिसमैनेजमेंट हुई है, टूरिज्म उनकी कोर कॉम्पिटेंस थी, 12.6% तकरीबन जीडीपी की तरफ उनका उसका रुझान था, सपोर्ट करता था। और एग्रीकल्चर, स्पेशली जो कैश एग्रीकल्चर की मैडम ने बात की, कैश क्रॉप्स पे बहुत ज्यादा वहां पे एक निर्भरता थी उनकी इकोनॉमी की, और वो कैश क्रॉप्स भी अब उस क्वालिटी के नहीं आने लगे, जिसकी वजह से इंटरनेशनली उनकी डिमांड कम हो रही है और कम होती रही, जिसकी वजह से ये मुझे लगता है कि वहां पे क्राइसिस हो रहे हैं। पर भारत को भी उसके ऊपर एक पैनी नजर रखनी पड़ेगी, क्योंकि एक डिस्टेबलाइज्ड इकोनॉमी आपके नेबर में होगी, एक डिस्टेबलाइज्ड पॉलिटिकल सिस्टम आपके नेबर में होगा, जिससे काफी सारी नेगेटिविटी आपकी तरफ आने की आशंकाएं हो सकती हैं। और भारत ने ये पहले भी काफी सालों पहले श्रीलंका की डिस्टेबलाइजेशन के भुगतान भुगते हैं, तो क्या पता दोबारा ना भुगतने पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल हिंदुस्तान को भी इस पर नजर रखनी होगी, क्योंकि जब पड़ोसी के हालात इस तरह के हैं तो इन हालात को किस तरह से बेहतर किया जाए। मैं रविंद्र सचदेव जी, एक तरह से देखा जाए तो श्रीलंका के हालात जैसे दिवालिया जैसे हो गए, और उसका दिवालिया हो गया, अब आगे क्या होगा? जो हालात हैं, क्या ये पटरी पर लौट कर आएंगे? कितना और समय, कितना और वक्त इसमें लगेगा, या ये हालात किस तरह से पटरी पर लौट कर आएंगे? आई थिंक ये हालात लंबा समय लगेगा, और कौन सी पटरी पे आएंगे बात यह है, ये थोड़ी कि श्रीलंका कुछ समय पहले जैसे ठीक ठाक इकोनॉमी चल रही थी उसी पटरी पे आएगा, कौन सी पटरी पे जाएगा, वो चैलेंज है श्रीलंका के लिए। 2-3 चीजें हैं इसी पॉइंट में जो भी बात हो रही थी। एक तो इनकी जो मिसमैनेजमेंट का अजीब देखा गया। एक तो देखिए इलेक्शंस और पॉलिटिक्स होता है। ये जब राजपक्षे की सरकार आई, इन्होंने कैंपेन करा कि हम टैक्सेस कम करेंगे, तो इन्होंने जीएसटी को 15% से उठा के 8% कर दिया था, जिसके चलते सरकार का टैक्स कलेक्शन कम हो। भाई सरकार को भी तो पैसा चाहिए, पैसा नहीं हो तो काम क्या करोगे? तो एक वो था। दूसरा वो था, मैं उसे इनफैक्ट कहता हूं जैसे तुगलकी फरमान, जो मिताली जो भी कह रही थी ना ऑर्गेनिक फार्मिंग का, इन्होंने सोचा हम बड़ी स्मार्ट चीज कर रहे हैं कि हम अपने देश में केवल ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे और हमारे एक्सपोर्ट्स भी बनेंगे, और दुनिया में आज की तारीख में ऑर्गेनिक इज द इन थिंग। पर इसके पीछे इनका एक बहुत बड़ा रीजन और था। श्रीलंका का जो फ्यूल के अलावा फर्टिलाइजर्स भी इनका एक बड़ा कंपोनेंट है। तो इन्होंने सोचा एक तीर से जैसे हम 2 निशाने मार रहे हैं, हम फर्टिलाइजर इंपोर्ट बंद कर देंगे तो हमारे डॉलर बच जाएंगे, राइट, फर्टिलाइजर इंपोर्ट करने के, और इधर हमारी ऑर्गेनिक फार्मिंग होगी तो हमारी क्रॉप की प्राइस बढ़ जाएगी। बट एज मिताली सेड एंड अदर्स विल आल्सो अंडरस्टैंड, ये इतनी जल्दी ट्रांजिशन हो नहीं सकता था, और इसके चलते एग्रीकल्चर क्रॉप
रिड्यूस हो गई है। ओके, तो वो भी एक और रीजन रहा है इस समय फूड शॉर्टेजेस का श्रीलंका में, राइट। जी। अब रही बात कि आगे जाने में क्या है, देखिए इनके पास ऑब्वियसली एक रास्ता है, वो लास्ट रिजॉर्ट बचता है, वो होता ही है हमेशा आईएमएफ। पर श्रीलंका क्या कह रहा है, वो आईएमएफ पे जाने से हिचकिचा रहा है, जो स्पेशल फैसिलिटी की बात ऑलरेडी इतना लिया हुआ है। जी। आईएमएफ जब लोन देता है तो आईएमएफ अपने लोन के साथ कंडीशंस लगाता है। नॉर्मली कंडीशंस ये होती है कि आप अपने बिजली के रेट बढ़ाएंगे, राइट, आप सब्सिडीज कम करेंगे। भाई कहीं से तो आपको लोन लंबे टाइम में के लिए भी दे रहा है आईएमएफ, पर वापस तो करना है। तो उसके लिए रिफॉर्म्स जो बोलता है वो ये नहीं करना चाहते श्रीलंका। तो इसीलिए श्रीलंका इस समय प्रयास ये कर रहा है जो कमर्शियल लोन्स मिल जाए उसे, जैसे कि फ्रॉम इंडिया एंड चाइना। अभी बात हुई इंडिया की, हमारे कोलीग बता रहे थे, राइट, कि इंडिया ने $400 मिलियन की इनको करेंसी स्वैप दिया है, $500 मिलियन का लेटर ऑफ क्रेडिट दिया है, $1 बिलियन का एक और एड पैकेज दिया है, या जो भी लोन है। 1.9 हम ऑलरेडी दे चुके हैं और श्रीलंका हमसे 1.5 अभी और मांग रहा है। तो इंडिया का कमिटमेंट जाके 3.4 बिलियन तो ऑलरेडी होने वाला है। बहुत बड़ा अमाउंट है इंडिया के लिए, आई थिंक कभी हमने ऐसा करा नहीं होगा। बट एट द सेम टाइम श्रीलंका चाइना के पास भी जा रहा है और चाइना से इस समय वो $2.5 बिलियन लोन की बात कर रहा है। तो श्रीलंका अभी भी आईएमएफ से जाने से कतरा रहा है, क्योंकि आईएमएफ में जाएगा तो उसको लोन मिलेगा, सस्ते रेट पे मिलेगा, लंबे टाइम के लिए मिलेगा, पर उसकी कंडीशंस होंगी, इनको अपनी पॉलिसीज कुछ बदलनी पड़ेंगी। अब इस समय टैक्स बढ़ाओगे तो जनता और दुखी होगी, सब्सिडीज हटाओगे जनता और दुखी होगी। तो ये कैच 22 से भी बदतर श्रीलंका फंस गया है। और कोई ये तो अभी तो मुझे लगता है कि इनको पटरी की कंस्ट्रक्शन, पटरी लगानी पड़ेगी अपनी गाड़ी चलाने के लिए। बिल्कुल, ये हालात बहुत बहुत मुश्किल हालात हैं, और इन मुश्किल हालात में किस तरह से निकलती है श्रीलंका, ये देखना बहुत अहम होगा। मिताली जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, जिस इकोनॉमी क्राइसिस की हम बात कर रहे हैं, तो अब इससे ये कैसे उभरेंगे? जिस आईएमएफ की हम बात कर रहे हैं, वर्ल्ड बैंक की बात कर रहे हैं, या पड़ोसी ममालिक की बात कर रहे हैं कि जो नाइबर कंट्रीज हैं वो इसकी हेल्प करें, तो क्या जो क्राइसिस है ये इसकी भरपाई हो पाएगी अगर इंडिया इनके लिए हाथ बढ़ा देता है, चाइना हाथ बढ़ा देता है, आईएमएफ इनके लिए आगे आता है, तो क्या ये क्राइसिस कम होगा या खत्म होगा? नहीं, ये क्राइसिस डेफिनेटली खत्म हो सकता है, और इस क्राइसिस को खत्म करने के लिए सबको साथ काम करने की जरूरत है। बहुत सारे, हम जैसे कहते हैं अपने सेक्टर में, डेवलपमेंट पार्टनर्स का कोऑपरेशन होना चाहिए। सारे डेवलपमेंट पार्टनर्स एक साथ काम करें तो ही ये क्राइसिस समाउंट हो सकता है। लेकिन मैं डेफिनेटली ये कहना चाहूंगी कि आईएमएफ के जो लोन्स होते हैं, चाहे वो आईएमएफ हो या किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो, जो वो कंडीशंस लगाएंगे वो एक इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट को करेक्ट करने के लिए ही लगाएंगे, ताकि श्रीलंका की जो इकोनॉमिक मैनेजमेंट है, डेट मैनेजमेंट है, वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर आ सके। और अगर वो कंडीशंस नहीं लगाएंगे तो फिर हम वापस इसी सिचुएशन में आ सकते हैं। और अगर आपको कोई भी, मतलब जैसे हमारे डे टू डे लाइफ में भी अगर हमें कोई लोन देता है, वो तभी देता है जब वो जानता है कि हमारा बिहेवियर अच्छा है और हम वापस करेंगे उसको। तो ये इंटरनेशनल फाइनेंस में भी सिमिलर तरीका है कि हाँ, अगर आप देख रहे हैं कि कंट्री ने ये रिकॉर्ड है उनका, तो डेफिनेटली ये जरूरी है कि उस कंट्री के लोन को कंडीशंस के साथ ही दिया जाए। हैविंग सेड दैट, मुझे ये लगता है कि श्रीलंका की इकोनॉमी, मतलब मैं जा चुकी हूँ श्रीलंका हॉलिडे पर, एंड मैं डेफिनेटली ये कहूंगी कि वहां पे मैंने जो ऑब्जर्व किया लोगों के बारे में, लोगों की रेजिलियंस, लोगों की स्पिरिट, एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट, मतलब वहां इतने लोग एंटरप्राइजेस चलाते हैं अपनी खुद की, टूरिज्म सेक्टर में, रेस्टोरेंट सेक्टर में, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में, एग्रीकल्चर में, तो बहुत वहां पे स्पिरिट है लोगों की, एंटरप्रेन्योरशिप की, उसको रिवाइव किया जा सकता है। टी इंडस्ट्री को और ग्रो कराया जा सकता है। टूरिज्म अब रिकवरी पे है, तो कोविड के बाद टूरिज्म भी रिकवर होगा। और वहां पे सर्विसेज सेक्टर जो अभी के लिए थोड़ा छोटा है, मतलब वैसे इट इज ऑलमोस्ट 50% ऑफ द इकोनॉमी, लेकिन उसको और भी ज्यादा डाइवर्सिफाई करा जा सकता है। वहां पे बहुत सारी इंडियन आईटी कंपनीज हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है आईटी सर्विसेज के लिए भी, जो कि एक बहुत बड़ा सेक्टर बन सकता है श्रीलंका की इकोनॉमी के लिए। तो मुझे लगता है कि इस तरीके से अगर हम अच्छे नए आइडियाज लेकर आए, और श्रीलंका की इकोनॉमी में विंड पावर, सोलर पावर, कोलंबो पोर्ट की अगर हम बात करें तो साउथ एशिया का सबसे बड़ा पोर्ट है,
तो मतलब बहुत कुछ है इकोनॉमी में जो हम रिवाइव कर सकते हैं, लेकिन हमें उसको मैनेज करने के लिए जरूर एक ऐसी सरकार की जरूरत है जो कमिटमेंट करे इस बात पे कि हाँ हम नजर रखेंगे चीजों पर और ऐसी डेट मिसमैनेजमेंट आगे नहीं होगी। बिल्कुल, आगे इस तरह की गलतियां ना हो तो इस पर इसकी एक तरह से भरपाई हो सकती है। लेकिन मैं प्रोफेसर परीक्षित मनहास जी आपके पास आना चाहूंगा कि महंगाई एक बहुत बड़ी वजह है। जिस तरह के श्रीलंका में हालात बने, इसके लिए महंगाई एक बड़ी वजह है। पेट्रोल, डीजल और गैस की जो कीमतें आसमान छूने लगी। परीक्षित मनहास जी, इंडिया के नजरिए से अगर आप देखिए तो हिंदुस्तान में क्या आपको नहीं लगता इस तरह के हालात हैं? यहां पर भी महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 10 दिनों में 8 रुपये की बढ़ोतरी पेट्रोल और डीजल पे हुई है। तो क्या आपको ये नहीं लग रहा है कि श्रीलंका जैसे हालात यहां पर भी पैदा हो सकते हैं? नहीं, देखिए थोड़ा ये फारफेच्ड हो जाएगा कि अगर हम इस तरह से सोचने लगे जी। ऐसा कुछ नहीं है। ऑब्वियसली पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ी हैं हिंदुस्तान में, काफी देर तक स्टेबलाइज करने की कोशिश की गई, बट वो तो रशियन इन्वेजन जो यूक्रेन के साथ उनका युद्ध हो रहा है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट है। और ये इंटरनेशनली इस टाइम पे इस तरह से पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं और काफी सारी चीजों की कीमतें, जरूरत की चीजों की कीमतें बढ़ रही हैं। बट ऐसा कुछ नहीं है कि भारत पे और भारत श्रीलंका की ओर जाएगा या श्रीलंका की लाइन टो करेगा जैसे वहां पे क्राइसिस हुआ है। यहाँ पे एक स्टेबल गवर्नमेंट है और काफी अच्छी पॉजिटिव स्कीम्स चल रही हैं, पॉलिसीज अच्छी हैं। जैसे कि पहले भी एक्सपर्ट्स ने कहा, वहां पे मिसमैनेजमेंट हुई क्योंकि प्रॉपर एक्सपर्ट्स नहीं लगाए गए और कंट्री ने या उनके जो नेता थे उन्होंने एक पॉपुलिस्ट मेजर्स इंप्लीमेंट करने की कोशिश की जो कि एक्चुअली उन्होंने अपने दिमाग से नहीं पर दिल से लेके चुने और वैसे उसकी वजह से ये सारा क्राइसिस हुआ। बिल्कुल, मैं एक लास्ट क्वेश्चन रविंद्र सचदेव जी, यही सवाल आपसे भी कि हिंदुस्तान में भी महंगाई लगातार बढ़ रही, इस पर काबू नहीं पाया जा रहा है। पेट्रोल, डीजल और गैस की आप कीमतें देखिए लगातार बढ़ती जा रही हैं। तो कहीं ये अलार्मिंग जो सूरत हाल, जो क्राइसिस श्रीलंका में, उस तरह के हालात इंडिया में आने वाले दिनों में तो नहीं बनेंगे? नहीं, वैसे नहीं बनेंगे। आई मीन बहुत अलग है हमारी इकोनॉमी का स्ट्रक्चर पूरा। बट हाँ, हमारे यहाँ भी मतलब फ्यूल और तेल की कीमतें बढ़ेंगी, फूड ग्रेन्स की कीमतें बढ़ेंगी। रशिया यूक्रेन वॉर जो हुई है वहां से वीट सप्लाई जो दुनिया की करीब 25 से 30% यूक्रेन और रशिया से आती थी, तो उस चक्कर में वीट की प्राइस बढ़ रही है दुनिया में, राइट। बट हमारे पास तो इनफैक्ट अभी वीट सरप्लस है। अभी आई थिंक हमारी गवर्नमेंट करीब 2 लाख टन वीट हम डोनेट करने जा रहे हैं इथियोपिया, कीनिया या 4-5 कंट्रीज को अंडर द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, राइट। बट हाँ, यस, डे टू डे हालात में कीमतें हमारे यहाँ बढ़ेंगी, उसका तो वर्ल्ड का वर्ल्ड में हर जगह जब बढ़ रहा है तो हमारे यहाँ भी बढ़ेंगी। पर हमारा श्रीलंका से कंपैरिजन का कोई वो नहीं। श्रीलंका की इकोनॉमी का एक क्विक पॉइंट मैं और कहता हूं, इनको इस साल करीब 6 या 7 बिलियन डॉलर लोन का जो भी लोन का इंटरेस्ट पेमेंट करना है एज वेल एज कुछ प्रिंसिपल करना है। इस 6 या 7 बिलियन डॉलर में से 4 या 4.5 बिलियन फॉरेन डेट है। क्योंकि देखिए देश के अंदर भी सरकार और सरकार की पब्लिक सेक्टर नहीं, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि अब श्रीलंका के जिस तरह के हालात हैं, आने वाले दिनों में अगर इस पर फोकस किया जाए, ध्यान दिया जाए, तो किस तरह से श्रीलंका की हुकूमत या इंतजामिया इस पर काबू पाती है और क्या जो बात यहां पर पैनलिस्ट कह रहे थे कि चीजें पटरी पर लौट कर आएंगी, लेकिन इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। और क्या जिस तरह के अब हालात हैं इसमें IMF जो है या वर्ल्ड बैंक या जो पड़ोसी ममालिक हैं वो इसके लिए आगे आएंगे और इसकी मदद करेंगे, देखना बहुत अहम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र सचदेव जी, मिताली जी और प्रोफेसर मनहास जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।